Good evening. Good evening. Today, one second, just I have to pick one call. 9th के चीटर्स बच्चों को पकड़ रहे थे, इस चक्कर में थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके, तुम लोग तो चीटिंग नहीं करते हो मेरे टेस्ट में, ऐसी गलती मत करना। Yes. मेरा नहीं तो वो आता माजी सटकली वाला हाल हो जाता है टाइम के बाद। आई गो ऑल क्रेजी अगर मुझे कॉपी में चीटिंग की स्मेल आ गई तो। ओके, एनीवे, तुम लोग वैसे भी 2 लोग हो, प्रॉपर पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है, तो एक एक चीज वैसे भी याद होनी चाहिए, ठीक है? चीटिंग तक नौबत पहुंचनी ही नहीं चाहिए। कॉस्ट पूरी होने के बाद विल बी हैविंग अ टेस्ट, जिसमें हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है? मैं लूंगी, तुम दोगे, ठीक? Yes, sir. ओके, सो चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज उसमें 2 ही चीजें हैं करने के लिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न वाला लॉ एंड देन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड देन एपी एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और ये सब निकालना। कर लोगे ना मार्जिनल प्रोडक्ट? Yes, sir. 3-4 चीजें हैं। टुडे हम आज पढ़ने वाले हैं कॉस्ट। मुझे बताओ कॉस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब Price of a goods or services that we have to pay. ओके, अगर मैं ये बोलूं कॉस्ट इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, क्या ये सही है? क्योंकि प्रोडक्शन के लिए तुम इनपुट खरीदते हो, उसी इनपुट को तुम आउटपुट में कन्वर्ट करते हो, है बात की नहीं? लेकिन इनपुट Yes, यानी कि चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, दूध, पानी, ये सब चीजें खरीदोगे तो उनको खरीदने में इनपुट में जितना पैसा लगेगा उसको ही ना कॉस्ट बोलेंगे। क्या बोल रहे हो? Yes. लेकिन केवल इतना ही नहीं होता कॉस्ट, उसके आगे होता है एंड। कॉस्ट इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ इनपुट्स एंड वैल्यू ऑफ इनपुट्स, ये वाला लास्ट वाला ध्यान से देखना है, वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय ओनर। क्या होगा इसका? क्या मतलब है बोलो? ये तो समझ में आ रहा है कि कॉस्ट आप बोल रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनपुट के ऊपर हुआ है। अब ऑब्वियसली इनपुट का मतलब क्या है? अगर हम साइकिल की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो जो उसके लिए हम लोहा या एल्यूमिनियम खरीद रहे हैं, ट्यूब बनाने के लिए जो रबर खरीद रहे हैं, वो सब हमारा इनपुट हो गया, उसमें जो पैसा लग गया वो हो गया हमारा कॉस्ट, है बात की नहीं? लेकिन ये क्या है? इनपुट सप्लाइड बाय ओनर। किसी के स्कूल में कॉस्ट चैप्टर पढ़ाया है? कोई बता सकता है इनपुट सप्लाइड बाय ओनर का क्या मतलब है? हम नहीं पढ़ा। इनपुट सप्लाइड बाय ओनर का मतलब ये है मेरी खुद की चलो कंपनी है, खुद की कंपनी में मैं खुद भी तो काम कर रहा हूँ। Yes. जैसे कि तुमने खुद की कंपनी में खुद का पैसा लगाया, ठीक? खुद का पैसा तो कॉस्ट का पार्ट हो गया, लेकिन उस पैसे में इंटरेस्ट मिलता तुमको। अगर वो पैसा बैंक में रखते तो क्या मिलता? अरे दिमाग से पैदल, समझ में आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. लैंड पे तुमने अपनी वो खोल ली है फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री नहीं खोलते Yes. तो उस लैंड को तुम रेंट पे चढ़ा देते। Yes, ma'am. घर में खुद रह रहे हो तो किसको लग रहा है कि घर में रहने में 0 पैसा लग रहा है? ओनर को। बट ये फीलिंग गलत है ना। अगर मेरा खुद का घर है समझ लो, ठीक है, उस घर का मुझे कोई पैसा चुकाना नहीं पड़ता, तो क्या उस घर में कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं लग रही है? लग रही है बेटा, उस घर का रेंट ही। क्योंकि अगर तुम उस घर में नहीं रह रहे होते तो उतना रेंट तुम्हारे अकाउंट में आ रहा होता। Yes, ma'am. बात समझे? तो ये इम्प्लाइड कॉस्ट है जो दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी की दुकान है, ठीक है, अब दुकान में उसने जितना सामान रख रखा है, मान लो परचून की दुकान है, ठीक है, परचून की दुकान में 2 चीजें हैं, एक हो खुद तुम और दूसरा है सामान जो तुम बेच रहे हो। जो तुम सामान बेच रहे हो उसको तो तुम इनपुट मान रहे हो कि वो तो तुमने पैसा दे के खरीदा है, लेकिन खुद तो पूरा दिन दुकान में बैठे हो, अपनी सैलरी नहीं जोड़ रहे हो। Yes, ma'am.
तो अपनी भी जो पैसा, जो अपना टाइम लगा रहे हो, अपना तुम टाइम दे रहे हो, उसका भी तो मनी वैल्यू होना चाहिए। यानी Yes, ma'am. दुकान को रन करने में दो चीजें लग रही हैं, एक तो दुकान में जो सामान उसको खरीदने के लिए पैसा, और जो दुकान चला रहा है उसकी सैलरी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम कॉस्ट में केवल दुकान का सामान काउंट करते हैं, जिसकी दुकान है उसको ओनर समझ के उसको भगा देते हैं हम लोग, है बात की नहीं? Yes. लेकिन कॉस्ट में क्या ओनर को भगा सकते हैं? ऐसे तो नुकसान ही हो जाएगा। तो जो भी Yes. इनपुट ओनर खुद सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको Yes. भी कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। थोड़ा और क्लियर समझ आएगा जब इनका मतलब बता देंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए फंडा समझ के क्या बताना चाह रही हूँ मैं, कि कॉस्ट Yes. एक्चुअल एक्सपेंडिचर है जो इनपुट पे तो होता ही है, लेकिन उन सप्लाई पे भी होता है जो ओनर ने सप्लाई की हो। ओनर मैम ने, जैसे समझ ड्राइंग्स गए? भी हो सकती है। क्या बेटा? मैम ड्राइंग्स की, जैसे उसने अपने घर का सामान लगाया, वो भी हो सकती है। हाँ, और क्या? अगर तुमने किसी कंपनी में तुम गए, तुमने एक दुकान निकाली, ठीक है, ये रहा दुकान का हाफ पोर्शन, यहाँ पे जो भी तुमने रॉ मटेरियल रखा वो सब तुमने खरीदा, ठीक है, लेकिन टेबल और Yes, ma'am. कुर्सी अपने घर से उठा के ले गए वो दुकान में बैठने के लिए, तो टेबल और कुर्सी क्या है? इम्प्लीसिट कॉस्ट है। ऐसा नहीं घर से ले गए तो उसका पैसा नहीं जुड़ेगा। ऑल्दो तुम्हें आज Okay. जेब से नहीं खर्चा करना पड़ा, बट कभी तो पड़ा होगा। Yes. ऑल्दो तुम खुद की सैलरी काउंट नहीं करो, क्योंकि दुकान में जो कुछ भी आ रहा है वो सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारी कुछ तो सैलरी होनी चाहिए। खुद ना बैठ के किसी वर्कर को बैठाते तो क्या 10-15 हजार रुपए नहीं देते? Yes, ma'am. देते। तो ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो दिखती नहीं लेकिन हमें ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। समझ गए फंडा? ओके। Yes. तो हमें ये समझ में आ गया कि कॉस्ट जो है वो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इनपुट पे है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर पे है, यानी खुद जो रॉ मटेरियल पे इनपुट पे जो पैसा लगेगा वो, और ओनर की खुद की इनपुट सप्लाई की गई वो, दोनों को मिला देंगे, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। इसीलिए कॉस्ट इज सम ऑफ, इसीलिए कॉस्ट इज सम ऑफ इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझ गए? Yes. इसीलिए कॉस्ट इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का समेशन है। जो एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट होता है उसको बोलते हैं, पहले इतना लिख लो, फिर इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। तो यानी कि इनमें से ये जो पहला फर्स्ट हाफ है ना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट, यानी कि चाय बनाने के लिए जो तुमने चाय, दूध, चीनी, पत्ती खरीदी, वो सब एक्सपेंडिचर और इनपुट है तुम्हारा। लेकिन गैस, सेम ही गैस तुम खाना बनाने के लिए भी यूज करते हो, बाकी चीज के लिए, और ह्यूमन लेबर, खुद भी तो बना रहे हो चाय, वो सब क्या है? Yes, ma'am. इम्प्लीसिट कॉस्ट। समझ गए? जो तुरंत यूज Yes. नहीं हो रही है लेकिन ओनर खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉस्ट हमेशा इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट का समेशन होती है। इतना लिखो, आई विल बी कमिंग इन अ मिनट। इतना लिख लिया? Yes. ओके। तो अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में जरा डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कॉस्ट की अगर बात आएगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, और तो सारे के सारे पता नहीं इतना कितना लिख देती हूँ मैं, मार्कर नहीं चलते कोई भी। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एक्सप्लिसिट दो तरह की होती है, एक होती है इम्प्लीसिट, ठीक,
पहले हम एक्सप्लिसिट के एग्जांपल देख लेते हैं ताकि डेफिनेशन खुद समझ में आ जाए। जो एम्प्लॉइज को आप वेजेस देते हैं, ठीक है, यानी आपने कोई फैक्ट्री खोल ली, उसमें जो आप अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। yes, रॉ मटेरियल पे जो आप पैसा लगा रहे हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि एक्सप्लिसिट का मतलब जो साफ साफ खर्चा हो रही है, जो दिख ही रहा है, ठीक है। yes, ma'am. रेंट फॉर, मतलब रेंट, ऐसे तो फॉर प्रीमाइस मतलब अगर तुमने कहीं भी कोई फैक्ट्री खोली तो वहां पे जो लैंड होगा उसका रेंट होगा, तुम पे कर रहे हो, ठीक है। अगर तुमने रेंट पे वो जगह Yes, लिया है तो ही ये वैलिड है, अगर खुद की जमीन है तो फिर तो इम्प्लिसिट हो जाएगा। इम्प्लिसिट में क्या आएगा? इम्प्लिसिट में है रेंट ऑफ ओन लैंड, खुद की लैंड का रेंट। एक्चुअली कोई खुद की लैंड का रेंट लेता है क्या? नो मैम। no, लेकिन ये लगी तो है, इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो है इसकी। तो ये नहीं सोचना है कि हमारी खुद की जमीन है तो उसका कोई, वो तो अलग हो गई, और जो पैसा हम लगा रहे हैं वो अलग हो गया। नहीं, खुद की जो जमीन है उसका भी मॉनेटरी वैल्यू जरूरी है क्योंकि वो भी तो लग रही है उस बिजनेस में, ठीक। उसके yes, बाद ma'am. सैलरी ऑफ ओनर, समझ रहे हो? ये सब कुछ इम्प्लिसिट है, जो सामने से नहीं दिखता। यानी जो फर्म का मालिक है, लोग समझते हैं जो फर्म का मालिक है सब कुछ उसी का है, सैलरी तो वर्कर की होती है। वर्कर की सैलरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट दिखाई देती है। जो फर्म का ओनर है वो भी तो दिन भर फर्म में बैठता है बेचारा, वो भी तो सैलरी डिजर्व करता है। तो सैलरी ऑफ Yes, ओनर, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, खुद का ही पैसा फर्म में लगाया, उसी पैसे को अगर बैंक में रख देता तो उसको इंटरेस्ट मिल जाता, या उसी पैसे पर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर कोई पैसा किसी ने अपनी फर्म में लगाया तो उसी पैसे का इंटरेस्ट भी तो इनपुट कॉस्ट हो गया। अभी तो वो पैसा yes, रॉ मटेरियल में चला गया, लेकिन वही पैसा कहीं मान लो अगर किसी ने कोई सर्विसिंग वाला या फिर कोई बैंकिंग, किसी ने चिट फंड वाला काम किया है, जो पैसा लोगों को देता है, तो उसका जो वो जो पैसा दे रहा है, लोगों को क्या लग रहा है कि आपने मुझे इतना पैसा उधार दिया, मैं आपको इतना ही ओ करता हूँ। नो नो नो, जो पैसा आपको उधार दिया, एक्चुअल कॉस्ट क्या है? जो आपको उधार दिया और उसका इंटरेस्ट भी तो चला गया हमारा साथ में। अगर आपको उधार नहीं देते तो हमें इंटरेस्ट मिलता होता उस चीज पर, है बात नहीं? yes, ma'am. तो इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब नाम इसका इम्प्लिसिट क्यों है बताओ? क्योंकि इसमें ओनर इंक्लूड रहता है। क्योंकि देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व। क्या एक्चुअली में कोई मनी पेमेंट होती है इसमें? नो मैम। No, ma'am. हम तो केवल इसको लिखने के लिए लिख रहे हैं क्योंकि वैल्यू तो है, लेकिन कोई अपने रेंट का, खुद के लैंड का रेंट नहीं लेता, सैलरी खुद अपने ओनर खुद अपनी सैलरी नहीं लेता, इंटरेस्ट ऑफ ओन कैपिटल भी नहीं लेता, तो नो मनी पेमेंट इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। केवल मनी को कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेट करने के लिए इन चीजों का यूज किया जा रहा है, कितना पैसा लग रहा है। एक्चुअल मनी पेमेंट किसमें इन्वॉल्व होगा? एक्सप्लिसिट में एक्चुअल मनी पेमेंट यहाँ इन्वॉल्व होगा क्योंकि ये बाहर के फैक्टर्स हैं। इनको अपनी इंडस्ट्री में लगाने के लिए आपको इनको एक्चुअली पैसा देना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय को काम कराना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल से कोई सामान बनाना चाहते हैं आपको वो खरीदने पड़ेंगे। और जिस भी रेंट की जगह आपने अभी तक आईएलसी रेंट पे चलती थी तो हम लोग रेंट तो देते ही थे। अब आईएलसी की खुद की बिल्डिंग बन गई तो हमारी आईएलसी की खुद की बिल्डिंग क्या हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। इम्प्लिसिट बिल्डिंग का रेंट तो देना नहीं हमको, है बात की नहीं, लेकिन वैल्यू तो है ना बेटा उसकी। बस यही फंडा है। तो जब इसको बैलेंस शीट में बनाया जाएगा या कंप्यूट करने के लिए लिखा जाएगा बिजनेस के बारे में, तो वहां पर ये मेंशन होगी इम्प्लिसिट कॉस्ट कि कितनी कॉस्ट लग रही है बिजनेस को रन करने में, समझ रहे हो? तो जो बाहर से देख रहा होगा उसको तो लगेगा कि आईएलसी को रन करने के लिए केवल और केवल सागर सर की, समीक्षा मैम की और हिमांशु सर की सैलरी देनी पड़ती है। बट एक्चुअली जो आईएलसी की खुद की बिल्डिंग है उसका रेंट भी लग रहा है उस बिजनेस को रन करने में, क्योंकि आप अगर अपनी बिल्डिंग में नहीं चला रहे होते तो कहीं तो रेंट लेके चला ही रहे होते, पैसा तो सैलरी ऑफ ओनर तो चलो सारे यहीं पर ही है। और इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल भी लगेगा अगर कुछ पैसे का लेन देन है, बट हमारे बिजनेस में पैसे का लेन देन नहीं है तो इंटरेस्ट इन ओन कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, समझ गए? इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल का मतलब जिस बिजनेस में पैसा लगता है उसमें इंटरेस्ट भी काउंट होगा, हमारे में पैसा थोड़ी लग रहा है, समझ रहे हो? चलो भाई, यस ओके। तो तुम लोग फिर तो हमेशा ही बहस कर सकते हो कि मैम आप मेहनत थोड़ी ना कर रही हैं, हम भी तो क्लासरूम में बैठे हैं तो मेरी कॉस्ट तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, समझ रहे हो?
मुझे पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं? नो नो मैम। तो तुम्हारी इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट? मैम हमारी इम्प्लिसिट। तुम्हारी इम्प्लिसिट हो गई, क्योंकि तुम 3 घंटे तो दिन में अपनी दे रहे हो ना लाइफ के। यस मैम। लेकिन तुम्हारी इम्प्लिसिट कॉस्ट का तुम्हारे को पेमेंट यही है कि यू आर गेटिंग नॉलेज इन रिटर्न। समझ गए? एक समझाने का Yes. केवल तरीका था कि जो भी बैठा हुआ है कोई भी आदमी जो काम कर रहा है साथ में, उसका तो हर एक चीज का मतलब कुल मिलाकर के जिस्ट ये है कि जितनी भी चीजें बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, सबकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। समझ गए? Yes मैम। किसी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। ओके, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच का डिफरेंस देख लोगे? यस मैम। ओके, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच का डिफरेंस कर लेना तुम लोग। इम्प्लिसिट का मतलब होता है पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स। समझ गए? यस। एक डब्बा है जो मैं यहाँ पर तुम लोगों को अभी भेजूंगी डब्बा, या फिर एक काम करो तुम लोग, इम्प्लिसिट और इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम कर दिया। ओके, तो मैं डब्बे में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच का डिफरेंस खुद ही लिखे जा रही हूँ, जरा जरा से पॉइंट पे एक यही कॉपी कर लो काम खत्म करो। ठीक है? यस। स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम हमारे में तो सेमेस्टर माइक्रो में तो 5 तक ही हो रखा था। अच्छा, और इस मंथ हम माइक्रो का में सिलेबस खत्म कर देंगे। ठीक है? अगले मंथ Yes, स्टार्ट, ओके मैम। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ओके। समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम आ रहा है। क्योंकि फ्लो में पढ़ते जाओगे ना बेटा तो सही रहेगी माइक्रो, वरना फिर क्या होता है ना, अगर एक माइक्रो एक स्टैट, एक माइक्रो एक स्टैट, तो फिर कनेक्टिविटी पूरी छूट जाती है। अभी तो हमने Yes, तुरंत डिमांड पढ़ा, फिर प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो सारे कनेक्टेड फील होते हैं चैप्टर्स के, एक साथ समझ में आ रहे हैं। यस। भाई जिस चीज की डिमांड होगी उसी को तो प्रोड्यूस करोगे, और जिसको प्रोड्यूस करोगे उसी की तो कॉस्ट, उसी में तो कॉस्ट लगेगी। सारे चैप्टर एकदम कनेक्टेड यस। है। एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिखा दिए हैं। ठीक है? पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम। एग्जाम्पल रटे हुए जरूरी है, एमसीक्यू में काम आते हैं। अचानक से पूछ रहे हैं कि पेमेंट ऑफ वेजेस इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, तो क्या बताओगे? इम्प्लिसिट। कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। ठीक है? यस। ये एक्चुअल पेमेंट नहीं है बेटा। क्या है? देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व्ड। मैम ये इम्प्लिसिट होगा ना फिर? हाँ हाँ, इसी में तो लिख, ओ माय गॉड, मैंने उल्टे लिख दिया, तो बता भी नहीं रहे हो कोई मुझे। बताया ना। अब बताया ना, अब तो वाला लिख दिया। ये इधर एक्सप्लिसिट है, ये इधर इम्प्लिसिट है। ठीक है? अब ठीक है, देयर इज यस नो मैम। मनी, यानी यही केवल पॉइंट समझ में आया था। इसके पहले तो हाँ अगर जा रहे थे। देयर इज नो मनी पेमेंट नहीं मैम, इन्वॉल्व्ड। मैंने अपनी कॉपी में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट लिख रखा है। ओके, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर है रेंट ऑफ ओन लैंड। ठीक है? यस। ओके, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया? एक मिनट। अगला उसके लिखना, उसका हेडिंग डालना कॉस्ट फंक्शन। ठीक है? जैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था वैसे ही होता है कॉस्ट फंक्शन। तुम लोगों को खुद मुझे बताना है व्हाट इज अ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है?
Yes, ma'am. लिख लिया? अरे अब Yes, तक अरे बताते क्यों यस हो? मैम, ओके ओके मैम बताया तो। ओके ओके ओके। आगे हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट फंक्शन के बारे में ओके, कॉस्ट फंक्शन के बारे में कैसे बताओगे? कॉस्ट फंक्शन बताओ मुझे। प्रोडक्शन फंक्शन मैंने पढ़ाया था।
मैंने फंक्शन बताया था, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशन होता है या नहीं? यस मैम। ओके, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, याद करो। रिलेशन होगा, कॉस्ट फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन, प्रोडक्शन फंक्शन से याद करो, प्रोडक्शन फंक्शन किस किस का रिलेशन था, इनपुट एंड प्रोडक्ट का, तो ये क्या होगा, आउटपुट एंड कॉस्ट का, कितनी आउटपुट में कितना पैसा लगा, यानी कितना आउटपुट निकालने के लिए कितना पैसा लगा, समझ रहे हो? ओके। तो कॉस्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, जहां पर क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। किसी को डाउट हो रहा है इसमें? इसीलिए दोनों चैप्टर साथ साथ पढ़ाया है मैंने। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, समझ गए? आउटपुट इज इक्वल टू एफ ऑफ आई, जिसमें आई है सारे इनपुट, तो इनपुट को फंक्शन में डालोगे तो आउटपुट निकलेगा। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन, यानी अल्टीमेट प्रोडक्ट निकलेगा। कॉस्ट फंक्शन में जितनी आउटपुट आया है उसकी क्या कॉस्ट है, तो C इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, जहां पर C क्या है, वेयर C इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, where C is cost of production, Q is quantity of output, ठीक है? yes sir. यस मैम। अब एक और चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, किसी को डाउट है इसमें, ऐसा तो नहीं समझ में ना आ रहा हो? तुम लोगों को याद है हम लोगों ने शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन पढ़ा था? यस मैम। उसी तरह कॉस्ट होती है दो तरह की। कितने तरह की होती है? दो। शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। लेकिन लेट अस फर्स्ट स्टडी शॉर्ट रन कॉस्ट ही, ठीक? लॉन्ग रन भी होती है। शॉर्ट रन में पहली होती है फिक्स्ड, ठीक है? दूसरी होती है वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल बता सकते हो क्या तुम लोग प्रोडक्शन के रिलेट करके? कॉस्ट दो तरह की होती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है? अभी शॉर्ट रन के बारे में बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड, दूसरी होती है वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल सोच के बताओ। फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो, देखो वेरिएबल फैक्टर क्या थे, जो आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहे थे, यानी ज्यादा चाय चाहिए तो ज्यादा दूध लगेगा, याद आया? यस मैम। yes sir. सेम फंडा कॉस्ट में भी होता है। फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी नहीं करते, यानी डायरेक्टली डू नॉट वेरी विद आउटपुट, समझ रहे हो? तो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे लैंड की कॉस्ट है, समझ गए? yes. या मशीन की कॉस्ट है। अब उसी मशीन से तुम 4 कपड़े और बना लोगे तो क्या मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी? नो मैम। नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी नहीं करती। वही वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, सोच के बताओ, किस चीज की कॉस्ट वेरिएबल है? मैम जो आउटपुट के साथ वेरी करे डायरेक्टली, जैसे कि जो वो हो गया रॉ मटेरियल। हाँ सही बात है। जैसे चाय के केस में सिंपल ये समझो, ज्यादा चाय बनाने के लिए ज्यादा दूध चाहिए, दूध वेरिएबल है, बट गैस ज्यादा, गैस यानी गैस चूल्हा ज्यादा नहीं चाहिए, तो चूल्हा फिक्स्ड हो गया, दूध वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है? तो जब हम प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे थे, केवल और केवल इनपुट की बात कर रहे थे। तो हम ये कह रहे थे कि वेरिएबल इनपुट वो होती है जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी कर जाए, जैसे ज्यादा चाय के लिए ज्यादा दूध चाहिए, समझ गए? तो वो हो गया वेरिएबल इनपुट। और फिक्स्ड इनपुट वो है जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ वेरी ना करे। अगर मुझे 4 की जगह 10 कप चाय भी बनानी है तो अभी गैस का साइज तो मैं जितना अभी यूज कर रही हूँ उतना ही करूंगी, ठीक है? तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली फिक्स्ड, फिक्स्ड क्या था यार, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स। अभी सिंपल समझो, वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट ही वेरिएबल फैक्टर है और फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट ही फिक्स्ड कॉस्ट है, समझ गए? केवल सोचने का तरीका अलग है। यहाँ पे भी तो वही बात लिख रहे हैं, जिन चीजों की कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी कर रही है तो वो है कुछ नहीं बल्कि हमारे वेरिएबल फैक्टर ही तो है।
वेरिएबल फैक्टर मतलब चाय, दूध, चीनी की पत्ती, उन्हीं की कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, समझ गए? तो डायरेक्टली वेरी Yes, विद ma'am. आउटपुट एग्जांपल क्या होगा तुम्हारा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इज नथिंग बट वेरिएबल फैक्टर, ठीक है? रॉ मटेरियल के अलावा क्या लगेगा बताओ? लेबर। लेबर, वेजेस, ये सब हमारे जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल है, और ये है फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल। तो कॉस्ट दो तरह की होती है, मतलब कॉस्ट दो तरह से यूज की कैलकुलेट की जाती है, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। अभी हम केवल शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में भी दो होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल, समझ गए? यस मैम। तो शॉर्ट रन में क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल, ये फिर प्रोडक्शन से रिलेट करो। प्रोडक्शन में शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर चेंज हो रहे थे? मैम शॉर्ट रन में खाली वेरिएबल फैक्टर। तो यहाँ भी वही होगा, शॉर्ट रन में जब आप कॉस्ट निकालोगे तो केवल वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट चेंज होगी, फिक्स फैक्टर की कॉस्ट चेंज नहीं होगी। बल्कि अगर लॉन्ग रन में आप कॉस्ट निकालेंगे तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट चेंज हो जाएंगी कि नहीं? दोनों की होगी। क्योंकि लॉन्ग रन में आपको मशीनरी भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। देखो कितना कनेक्टेड है, समझ रहे हो? यस तो आज हमने शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, कॉस्ट पढ़ लिया। शॉर्ट रन अभी पढ़ा है, लॉन्ग रन नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से कराऊंगी। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कर लिया, कॉस्ट की डेफिनेशन कर ली, ठीक है? यस आई विल टेक इट स्लो, इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि आगे का जो चैप्टर आगे भी देखो वही पढ़ना है, एवरेज कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वो ग्राफ में पढ़ना है इसलिए उसको पढ़ने मार्जिनल कॉस्ट। तो बिल्कुल ये प्रोडक्शन के जैसा ही है, जैसे एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा था ना, वैसे ही एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पढ़नी है। हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आई होप ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है? मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ,